अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। आज हम पढ़ेंगे CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 154 टू 159। CRPC की ये जो 10 सेक्शंस हैं ये क्रिमिनल प्रैक्टिस के अंदर, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर ख़ासी अहमियत के हामिल हैं। 95% केसेस का जो दारोमदार है वो इन्हीं 10 सेक्शंस के ऊपर तकरीबन रिलाई कर रहा होता है। इन 10 सेक्शंस के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस, इंफॉर्मेशन, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस किन केसेस के अंदर तफ्तीश कर सकती है, सस्पेक्टेड कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस क्या तफ्तीश करेगी, लेडीज़ के केस में पुलिस क्या तफ्तीश करेगी, 295C तौहीन रिसालत के केसेस में पुलिस कैसे और कौन से ऑफिसर तफ्तीश करेंगे। तो ये 10 सेक्शन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, ट्रायल के अंदर अपना एक ख़ासा रोल प्ले करते हैं, तो लिहाजा इनको जानना समझना बहुत ज़रूरी है और इनके टिपिकल पॉइंट्स को, इनके क्रिटिकल जो पॉइंट्स हैं उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं उन्हीं क्रिटिकल और टिपिकल पॉइंट्स को डिटेल से डिस्क्राइब करूँगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूला करें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट करने हैं कम से कम। सेकंड 2 लोगों की हेल्प, किसी को मुस्कुरा के मिल ले, ये भी मेरी फ़ीस के लिए काफ़ी है। थर्ड मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। CRPC सेक्शन 154 दरअसल हमें बताता है कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन के बारे में कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन कैसे और किस तरह से मेंशन होगी, कैसे आएगी, कैसे लिखी जाएगी। लेकिन उससे पहले जो चीज़ जानना ज़रूरी है वो है ये कि व्हाट इज़ कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल है क्या? अगर हम इसकी ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी देखें या मरियम वेबस्टर की डिक्शनरी को देखें तो वहाँ पर इसकी कोई ख़ास ब्रीफ या कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन नहीं है कॉग्निजेबल की। कॉग्निजेबल क्या होता है, कैसे। एक आम तौर पर आम लेक्चरर यही इसके बारे में बताते हैं कि जी कॉग्निजेबल वो ऑफेंस है जो PPC में या IPC में या किसी और ऐसे लॉ में मौजूद हो जिससे रोका गया हो, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आज आपको एक कंप्रीहेंसिव इसकी अपनी डेफिनेशन दूंगा जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं ताकि समझने में आसानी रहे कि कॉग्निजेबल होता क्या है। सबसे पहले कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल के अंदर फ़र्क क्या है। एक चीज़ तो आपको पता ही होगी कि जी IPC में, PPC के अंदर या और ऐसे लॉज जिनमें प्रोहिबिटेड है कोई एक्ट, डेट इज कॉल्ड कॉग्निजेबल। लेकिन वो प्रोहिबिटेड होंगे कैसे? अब हो सकता है चंद कुछ वकला को पता हो, जजेस को पता हो, कुछ पुलिस वालों को पता हो, आम आवाम को, आम लोगों को या बहुत सारे लॉ के स्टूडेंट्स को तो नहीं पता कि वो कौन से हैं जिनसे रोका गया है या जो कॉग्निजेबल है। तो लिहाजा इसकी वो डेफिनेशन जिसको सुनने के बाद, जिसको समझने के बाद हर शख्स ये अंदाजा लगा सकता है कि डेट इज एक्ट ऑफ कॉग्निजेबल, डेट इज एक्ट ऑफ नॉन कॉग्निजेबल। वो क्या है, आते हैं उस स्टेप के ऊपर। देखिए जी, ये है कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल बेसिकली 2 तरह के राइट होते हैं और लाइबिलिटीज होती हैं। फर्स्ट राइट, ये वो राइट है जो आपको स्टेट देती है, जो आपको कानून देता है। फॉर एग्जांपल राइट ऑफ लाइफ आ गया, राइट ऑफ लिबर्टी आ गया, राइट ऑफ मूवमेंट आ गया, राइट ऑफ फ्रीडम आ गया, राइट ऑफ कम्युनिकेशन आ गया, राइट ऑफ प्राइवेसी आ गया, वगैरह वगैरह। तमाम ये तमाम राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, PPC के अंदर, IPC के अंदर मेंशन है। राइट ऑफ लाइफ की सूरत में राइट ऑफ प्रॉपर्टी आ गया, राइट ऑफ अगेंस्ट हरासमेंट आ गया, राइट ऑफ सेटिस्फाइड इन्वायरमेंट आ गया, वगैरह वगैरह। तो जो हक आपको स्टेट देती है, कानून देता है, अगर उस हक की वायलेशन होगी तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस बनेगा। बात समझ में आई? ऐसा हक, ऐसा राइट जो आपको स्टेट या हुकूमत वक्त देती है, जो आपको कानून प्रोवाइड करता है किसी भी लॉ में, चाहे वो PPC है, वो IPC है, वो टेररिज्म एक्ट है, वो साइबर लॉ है, वो कोई भी ऐसा कानून जो आपको हुकूमत देती है कि जी ये आपका हक है, आपकी जान को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, आपके खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी नहीं की जाएगी, आपके खिलाफ अबेटमेंट नहीं की जाएगी, आपको डराया धमकाया नहीं जाएगा, आपको हरासा नहीं किया जाएगा, आपकी जान, माल, इज्जत की हिफाजत की जाएगी, इनको खतरा नहीं होगा। डेट इज ऑल आर पर्सनल राइट। अगर इनकी वायलेशन होगी, अगर इनको टच किया जाएगा, अगर इनको नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो वो जो नुकसान पहुंचाने का अमल है, वो जो नुकसान पहुंचाने का एक्ट है, वो बन जाएगा कॉग्निजेबल। और उस कॉग्निजेबल की 154 के अंदर इंफॉर्मेशन दर्ज कर सकते हैं पुलिस। अब आते हैं नॉन कॉग्निजेबल के ऊपर। अब वो राइट्स नॉन कॉग्निजेबल के अंदर, वो राइट्स जो आप किसी कंसिडरेशन की सूरत में, फॉर एग्जांपल
किसी कंसिडरेशन की सूरत में या टर्म्स एंड कंडीशन की सूरत में। अब आते हैं कंसिडरेशन क्या है। कंसिडरेशन कहते हैं किसी बेनिफिट को, फायदे को, बेनिफिट्स, फायदा, लेन देन, ऐसे राइट जो आप किसी कंसिडरेशन की सूरत में, किसी टर्म्स एंड कंडीशन की सूरत में तय करते हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि ए एक शख्स है, ये बी के साथ एक गाड़ी लेने का एग्रीमेंट करता है, ऑरल या रिटर्न। बी कहता है जी मैं ये गाड़ी 20 लाख की दूंगा। ए बी को 10 लाख रुपया दे देता है, ए बी को 10 लाख दे देता है, 20 लाख में गाड़ी तय हुई है, बाकी 10 लाख एक माह बाद देना है ए ने और गाड़ी ले लेनी है एक माह। अब देखना यहां पर जो राइट डेवलप हो रहा है वो किसके जरिए हो रहा है, कंसिडरेशन के जरिए। कंसिडरेशन क्या है, ए को कार मिल रही है और बी को पैसे मिल रहे हैं। कंसिडरेशन कहते हैं कुछ लेने के एवज कुछ देना, फायदा, नफा, दोनों का नफा हो रहा है। तो कंसिडरेशन, बी की कंसिडरेशन क्या है, पैसा मिल रहा है, ए की कंसिडरेशन क्या है, इसको गाड़ी मिल रही है। अब ये जो राइट डेवलप हो रहा है, बी का राइट क्या है कि इसको पैसा मिले, ए का राइट क्या है कि इसको गाड़ी मिले। अब ये जो दोनों राइट डेवलप कर रहे हैं ये अपनी जाती हैसियत में किसी कंसिडरेशन की सूरत में, किसी टर्म्स एंड कंडीशन की सूरत में तय कर रहे हैं। तो लिहाजा ऐसा एक्ट, ऐसा राइट जो आपको हुकूमत ने दिया ना हो लेकिन आप लीगली टर्म्स एंड कंडीशन के जरिए, लीगली कंसिडरेशन के जरिए डेवलप करते हो कि ये मेरा हक बनता है, अगर उस हक की वायलेशन होती है तो वो नॉन कॉग्निजेबल होगा, उसकी एफआईआर नहीं होगी। हाँ, पुलिस रब्ट हो सकती है, समथिंग एल्स व्हाटसएवर जो भी होगा, लेकिन वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं आएगा। समझ आ गई? किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन के जरिए या कंसिडरेशन के जरिए आप अपने किसी राइट को डेवलप करते हो, कोई एग्रीमेंट जब आप करते हो किसी के साथ तो आपका राइट डेवलप हो जाता है। जैसे कि ए का यहां पर राइट डेवलप हो गया कि इसको गाड़ी मिलनी चाहिए जब ये बकाया रकम देगा। बी का राइट क्या डेवलप हो गया कि इसको पैसे मिलने चाहिए जब ये गाड़ी देगा। अच्छा, एक और चीज, जब भी राइट डेवलप होता है उसके अपोजिट अगेंस्ट लाइबिलिटीज फौरन अराइज हो जाती हैं। तो लिहाजा इस केस में बी की लाइबिलिटीज क्या है, गाड़ी देना, ए की लाइबिलिटीज क्या है, पैसे देना। अब इन दोनों में से कोई भी जब अपनी लाइबिलिटीज को फुलफिल नहीं करेगा तो वो दूसरे के राइट की वायलेशन कर रहा है। तो लिहाजा इस सूरत में ये जो केस होगा ये नॉन कॉग्निजेबल होगा और इसको सिविल कोर्ट के अंदर या पुलिस रब्ट के जरिए प्रोसीड करवाया जा सकता है। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कर सकती है विद द परमिशन ऑफ या विद द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। कॉग्निजेबल की समझ आ गई? ऐसा आपका हक जो आपको कानून या रियासत देती है या स्टेट देता है कि आपकी जान को, आपकी माल को, आपकी इज्जत को, आपकी नामूस को, तकद्दुस को, हुर्मत को नुकसान नहीं पहुंचेगा, आपके खिलाफ कोई भी इलीगल एक्ट नहीं किया जाएगा, और जब कोई करेगा तो तब वो एक्ट जो है वो कॉग्निजेबल बन जाएगा, जिसकी 154 के अंदर उसकी रब्ट आएगी। कॉग्निजेबल हमने समझ लिया। अब आते हैं सेक्शन के ऊपर। 154 क्या कहता है? इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ गिवन ऑरली टू द ऑफिसर इंचार्ज, जो ऑफिसर इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन का, एसएचओ जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, शैल बी रिड्यूस इन राइटिंग बाय हिम और अंडर द डायरेक्शन, या तो उसको खुद राइटिंग में लेकर आएगा या डायरेक्शन देगा किसी और सबऑर्डिनेट ऑफिसर को, टू बी इन राइटिंग रीड एंड रीड ओवर द इंफॉर्मेंट, और जो इंफॉर्मेशन देने वाला है उसको पढ़ाया जाएगा जो भी राइटिंग में लिखा हुआ है। एवरी सच इंफॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस इन राइटिंग अफॉरसेड व्हाटसएवर, जैसे भी इंफॉर्मेशन उनके पास आई है, ऑरल आई है, राइटिंग रिटन ऑरल आई है या रिटन कंप्लेंट की सूरत में आई, तो उसको एक एफआईआर के जरिए रिटन दर्ज करेगा अपने थाने में और देन उसको आगे देन उसकी फर्दर प्रोसीडिंग करेगा। अब यहां पर एक और क्वेश्चन उठता है कि जब 154 की कंप्लेन आती है तो पुलिस वाले एफआईआर देने से पहले ही इंक्वायरी करते हैं, वो क्यों करते हैं? दरअसल हमारी सोसाइटी का जो ट्रेंड है बोगस एफआईआर, फ्रॉड के ऊपर एफआईआर करवाना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पे करवाना, अपने जाती तल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए किसी को नाजायज फंसवाना, तो पुलिस की जो सुपीरियर अथॉरिटी है वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करते हैं कि आप एफआईआर से पहले कुछ जो इस तरह के ऑफेंस है, लाइक किसी ने रेप का इल्जाम लगा दिया है, चोरी डकैती का इल्जाम लगा दिया है, किसी ने चेक बाउंस होने का इल्जाम लगा दिया कि इसने मुझे चेक दिया था लेकिन इसका चेक जो है वो कैश नहीं हुआ, लिहाजा इसने मेरे साथ फ्रॉड किया, तो ऐसी सूरत में पुलिस वाले पहले अपने तक इंक्वायरी कर लेते हैं कि आया ये बात सच्ची भी है या झूठी है, तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन को रिड्यूस इन राइटिंग टू एफआईआर लेकर आते हैं, एफआईआर की सूरत में उसको लेकर आते हैं ताकि किसी का नुकसान ना हो, झूठी एफआईआर से बचाया जा सके। तो लिहाजा कोई भी इंफॉर्मेशन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होगी वो जब भी आएगी पुलिस वाले उसको रिड्यूस इन राइटिंग करेंगे। नेक्स्ट है जी 155 ये है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। नॉन कॉग्निजेबल जैसे कि मैंने आपको बता दिया और डिटेल से आपको बता दूं कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होंगे। पहले इस सेक्शन को पढ़ लें फिर इसकी आपको एग्जांपल के अंदर बताता हूं।
When information is given to the officer in charge of the police station of the commission of within the limits of such station of non-cognizable offence, he shall enter a book to be kept as aforesaid the substance such information refer to the informant to magistrate. नॉन कॉग्निजेबल इंफॉर्मेशन कौन सी हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स पुलिस को इंफॉर्मेशन देता है कि जी मेरा आईडी कार्ड गुम गया, जिसको शनाख्ती कार्ड कहते हैं, वो गुम गया, मेरा मोबाइल गुम गया। अब आईडी कार्ड किसने चोरी नहीं किया, मोबाइल किसने चोरी नहीं किया, किसने उठाया नहीं है, गुम गया, उससे गिर गया, या वो पुलिस को इंफॉर्मेशन देता है कि जी ये फलान जगह से मुझे ये चीज़ मिली है, ये पिस्टल मिला है, ये आईडी कार्ड मिला है, ये मोबाइल मिला है, ये पैसे मिले हैं, फलान रोड पर गिरे हुए थे। अब जो पुलिस को दे रहा है उसने चोरी नहीं की, ना ही वो जो पैसे गिरे उसके बारे में ये शोर है कि वो किसी चोर ने उठाए थे, या वो सेलफोन किसी चोर ने उठाया है, या वो पिस्टल किसी मुजरम का है। तो पुलिस वाले उस चीज को, चाहे वो आईडी कार्ड है, वो पिस्टल है, वो मोबाइल है, वो सेलफोन है, व्हाट्सएवर, उसको अपने पास रख के और एक रिकॉर्ड के अंदर रब्त दर्ज कर देंगे, और मजिस्ट्रेट साहब के पास अगर मुनासिब लगे उनको कि ये इंफॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट को सेंड करना चाहिए ताकि फर्दर इंक्वायरी की जरूरत है, तो उस इंफॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट साहब के पास भी भिजवा सकते हैं, या मजिस्ट्रेट साहब को वो रिपोर्ट सबमिट करवा के मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन से उसके ऊपर वैसे ही तफ्तीश कर सकते हैं जैसे कि उनको 156 के अंदर इख्तियार दिए गए हैं 154 को इंटरोगेट करने के, लेकिन अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर उस केस के अंदर उनको कुछ सस्पेक्शन लगे, कुछ सस्पेक्ट नजर आए, कुछ ऐसा नजर आए कि ये किसी ने चुराया होगा, किसी ने उठाया होगा व्हाट्सएप, तो मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन का लेना जरूरी है 155 के अंदर। नॉन कॉग्निजेबल क्या होगा? ऐसा एक्ट कि पुलिस को लगे कि ये किसी ने चुराया नहीं है, ये मतलब कि चोरी का नहीं है, ये डिकेटी का नहीं है, रॉबरी का नहीं है। कोई शख्स अपने आईडी कार्ड गुम होने की इन्फॉर्मेशन करवा देता है, मेरा मोबाइल फोन गुम हो गया, मेरी फलां चीज़ गुम होगी, पासपोर्ट गुम हो गया, या कोई डॉक्यूमेंटेशन मेरे गुम हो गए, तो पुलिस को जो कोई शख्स अपनी रिपोर्ट लिखवाएगा तो उस रिपोर्ट को FIR नहीं लिखा जाता। अक्सर हम लोग समझते हैं जी आईडी कार्ड गुम हो गया तो FIR करवा दो, वो FIR नहीं होती, वो रिपोर्ट होती है। 155 के तहत हम वो रिपोर्ट पुलिस के पास दर्ज करवाते हैं ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा रहे, कल को किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर इस्तेमाल ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स का आईडी कार्ड गुम जाता है, वो पुलिस को नहीं बताता, कोई और शख्स उसके आईडी कार्ड को उठा के किसी ऐसे अक्रस प्लेस के ऊपर फेंक देता है जहां पर वो मुलजम बन जाता है। लेकिन अगर उसने पुलिस को बताया होगा कि मेरा आईडी कार्ड गुम हो गया, मुझसे कहीं पर गिर गया, लॉस हो गया, उसका नुकसान हो गया, कहीं पर मैं जा रहा था, वॉलेट निकाला, मेरा वॉलेट गिर गया, उसके अंदर आईडी कार्ड था, तो पुलिस की इंफॉर्मेशन के अंदर रहेगा कि क्या क्या चीजें मिसिंग हैं, और अगर इनका कोई मिस यूज करता है तो वो शख्स अपना डिफेंस ले सकता है कि जनाब मैंने पुलिस को बता दिया था कि मेरी ये चीज गुम हो चुकी है। तो लिहाजा ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि जुर्म नहीं है वो पुलिस के पास अगर आएगी तो पुलिस वाले उसको 155 के अंदर मेंशन करके रब्त दर्ज करेंगे और मजिस्ट्रेट साहब को भिजवाएंगे। अगला सेक्शन है 156। 156 ये है इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि 154 की इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाएगी। एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन may without the order of the magistrate investigate any cognizable offence which a court having jurisdiction over the local area with the limit of such station would have power to inquire into or try under the provision of chapter code so and so to the place of inquiry trial. No proceeding of police officer in any such case shall at any stage be called in question on the ground that case was in which such officer was not empowered under this section or to investigate. For example, पहले हिस्से के अंदर 156 के अंदर बताया गया कि पुलिस वालों के पास जैसे ही कंप्लेन आएगी या वो FIR के अंदर लेकर आते हैं इन्फॉर्मेशन को, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन लेना जरूरी नहीं। दूसरे सेक्शन में बताया गया कि पुलिस वाले ऐसे किसी जुर्म में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। स्टेशन हाउस ऑफिसर जो SHO है वो ऐसे किसी जुर्म में तफ्तीश नहीं करेगा जिसके अंदर वो तफ्तीश करने की अहलियत, सकत, ताकत या इख्तियारात नहीं रखता, जैसे कि 295C, जैसे कि 497, 498, ये जिना के सेक्शंस थे जो कि अब जिना ऑर्डिनेंस के अंदर अमेंडमेंट कर दिए गए, या और इस तरह के जो सेक्शंस हैं, मर्डर के केसेस, या और इस तरह के कुछ सेक्शंस जहां पर स्पेसिफिकली ये बताया गया हो कि यहाँ पर ये ऑफिसर ही यानी कि सुप्रीडेंट ऑफिसर या RPO, CCPO या कोई और ऑफिसर तफ्तीश करेगा, वहां पर स्टेशन हाउस ऑफिसर इंटेरोगेशन नहीं कर सकता। वो अपने सीनियर ऑफिसर को वो केस मार्क कर देगा या मजिस्ट्रेट साहब को मार्क कर देगा कि इसके अंदर जो भी मुनासिब तफ्तीश कर सकता है उसको यहाँ पर अपॉइंट कर दिया जाए एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अगला सेक्शन 156A। 156A ये हमें बताता है कि 295C यानी कि तौहीन रसालत पर तफ्तीश कौन करेगा। 295C पर तफ्तीश
कम से कम सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको आम जुबान में एसपी कहा जाता है, वो इंटरोगेट करेगा। अगला सेक्शन 156B, इसके अंदर बताया कि औरत अगर अक्यूज है जिना के केस में तो उसकी तफ्तीश कौन करेगा। अगर औरत जिना के केस में या मर्द जिना के केस में इन्वॉल्व है तो उसकी तफ्तीश भी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस करेगा, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं कर सकता जब तक कि मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन ना ले ले, ऑर्डर ना ले ले। अगला सेक्शन 157 है, ये सस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अगर पुलिस के पास एक जुर्म आता है, एक इंफॉर्मेशन आती है एक जुर्म की, जहां पर उनको लगता है कि क्या मैं इसमें तफ्तीश कर सकता हूं या नहीं कर सकता, लाइक 295 की ही कंप्लेन आ जाती है पुलिस स्टेशन के अंदर FIR के लिए। अब 295 की तो SHO इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, तो सेम ऐसा ही कोई और जुर्म आ जाए जिस पर SHO को लगे कि मैं इस पर तफ्तीश नहीं कर सकता क्योंकि ये एंटी टेररिज्म का एक्ट है, या कोई ऐसा जिना या रेप ऑफेंस है तो जिसके अंदर मुझसे सीनियर ही तफ्तीश करेगा, मैं इस केस में तफ्तीश नहीं कर सकता, तो लिहाजा वो उस केस की रफ्त बना के मजिस्ट्रेट साहब को भिजवाएगा या अपने सीनियर ऑफिसरान को भिजवा देगा, सेम वही जो पहले हमने बता दिया। अगला सेक्शन 158, ये हमें बताता है रिपोर्ट अंडर सेक्शन 157 के 157 की रिपोर्ट कैसे बनाई जाएगी और किसको कैसे सबमिट करवाई जाएगी। उससे अगला सेक्शन है पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। सच मजिस्ट्रेट on receiving such report may direct investigation or if he fit think at once proceed or depute a magistrate subordinate। अगर मजिस्ट्रेट साहब के पास ऐसे किसी सस्पेक्टेड केस की इंफॉर्मेशन आती है या नॉन कॉग्निजेबल केस की इंफॉर्मेशन आती है, जिना की इंफॉर्मेशन आती है, तो वो वहां पर हुक्म दे सकते हैं किसी भी सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस को, SP को, या पुलिस के किसी भी अदारे के या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के किसी और अदारे के किसी और ऑफिसर को, या फिर अगर वो मुनासिब समझे तो अपने ही किसी सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट को भी हुक्म दे सकते हैं कि आप इस केस के अंदर इंक्वायर करें। अगले सेक्शंस को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। लेक्चर इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।